मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत 3 छोटे छोटे विषयों को लेंगे। पहला है संघीय न्यायालय या संघीय न्यायाधिकरण, दूसरा है विधायी प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की पद्धति, और तीसरा है स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया। ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसलिए एक ही व्याख्यान के अंतर्गत इनको समाविष्ट किया गया है। सबसे पहले देखें संघीय न्यायालय। सामान्यतया संघात्मक देशों में एक सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। यह सर्वोच्च न्यायालय संघीय देशों में संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच या 2 से अधिक राज्यों के बीच यदि कोई विवाद है तो उन विवादों का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज, संविधान की व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि संविधान लिखित होता है, तो इसलिए सभी संघीय देशों में एक सर्वोच्च न्यायालय को आवश्यक समझा जाता है। स्विट्जरलैंड भी एक संघीय देश है, इसलिए यहाँ पर भी एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसे संघीय न्यायाधिकरण फेडरल ट्रिब्यूनल का नाम दिया गया है। यहाँ की न्यायपालिका दोहरी है, मतलब कैंटनों के अपने अलग न्यायालय हैं और संघ सरकार का अपना अलग न्यायालय है। लेकिन जिस प्रकार से भारत में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, जिस प्रकार से अमेरिका में जिला न्यायालय, अपीलीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, ऐसा स्विट्जरलैंड में नहीं है। स्विट्जरलैंड के संघीय सरकार के अंतर्गत केवल एक न्यायालय है और वह संघीय न्यायाधिकरण या संघीय न्यायालय सिंगल है, और बाकी जितने न्यायालय हैं सब कैंटनों के अपने न्यायालय हैं। इतना है कि कैंटनों के जो उच्च स्तर के न्यायालय हैं उन न्यायालयों से यहाँ पर अपील की जा सकती है। मतलब दूसरे अन्य देशों की भांति यहाँ का संघीय न्यायाधिकरण अंतिम अपीलीय न्यायालय है। देखें इसका संगठन। इसका संगठन एक नई बात आज हम देखेंगे, वह यह है कि स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती, इनका निर्वाचन किया जाता है। न्यायालय की स्वतंत्रता की सबसे पहली शर्त यह है कि न्यायाधीशों का निर्वाचन नहीं होना चाहिए, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस निर्वाचन में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होती। ईमानदार और योग्य लोगों को ही न्यायाधीशों के पद पर निर्वाचित किया जाता है, और संघीय सभा अपने संयुक्त अधिवेशन में अन्य पदाधिकारियों की भांति न्यायाधीशों का भी निर्वाचन करती है। जो कानूनविद होते हैं ऐसे लोगों को न्यायाधीश के पद पर निर्वाचित किया जाता है। दूसरी चीज इनकी योग्यता। संविधान कहता है कि जिस व्यक्ति में राष्ट्रीय परिषद मतलब संसद का प्रथम सदन की सदस्यता की योग्यता होगी, वह व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर निर्वाचित किया जा सकता है। तो देखिए स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत यह माना गया है कि राष्ट्रीय परिषद का कोई सदस्य जिसका न्यायाधीश निर्वाचित हो सकता है, लेकिन व्यवहार में कानून के प्रकांड पंडितों को भी या स्विट्जरलैंड के जो कानूनविद हैं ऐसे बड़े बड़े लोगों को भी न्यायाधीश के पद पर निर्वाचित किया जाता है। उनकी राजनीतिक योग्यता यहाँ पर नहीं देखी जाती, उनकी शैक्षणिक और सभी प्रकार की उच्च योग्यताओं को देखा जाता है। तीसरी चीज, इनकी संख्या 26-12। संघीय न्यायाधिकरण में न्यायाधीशों की संख्या 26 है, और यदि कार्यभार बढ़ जाए तो वैकल्पिक न्यायाधीशों का भी निर्वाचन किया जाता है, इनकी संख्या 12 है। 26 न्यायाधीश नियमित रूप से न्यायपालिका के बैठक में भाग लेते हैं, बैठ कर काम करते हैं। जब जरूरत ज्यादा पड़ जाए तो फिर 12 वैकल्पिक न्यायाधीशों को बुलाया जा सकता है। इनकी अवधि 6 वर्ष की। दूसरे देशों में 70 वर्ष की आयु तक लोग काम कर सकते हैं, भारत में यह आयु 65 वर्ष है। यहाँ पर चूंकि निर्वाचित पद होता है इसलिए न्यायाधीशों का कार्यकाल केवल 6 वर्ष रखा गया है। लेकिन इन न्यायाधीशों का जो ईमानदारी से काम करते हैं पुनर्निर्वाचन होते रहता है। ये लगभग 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर
काम करते हैं, इसके बाद ये स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। इतनी ईमानदारी है। आगे क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच या कैंटोनमेंट के सरकारों के बीच यदि किस प्रकार का मतभेद होता है तो ऐसे मामले सर्वोच्च इस संघीय न्यायालय के सामने रखे जाते हैं। कुछ दीवानी मामले जिसमें ज्यादा अमाउंट का कोई मामला हो, ज्यादा राशि जिसमें समाहित हो, ऐसा कोई मामला भी यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पेश किया जा सकता है। इसी प्रकार से देशद्रोह और राजनीतिक अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई भी इसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया है। दूसरा है अपीलीय। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो राज्यों के कैंटनों के जो उच्च न्यायालय हैं, सबसे उच्च स्तर के न्यायालय हैं, इन न्यायालयों से यहाँ पर अपील की जा सकती है। तीसरी चीज प्रशासनिक न्यायालय, यह प्रशासनिक क्षेत्राधिकार को छोड़ दिया गया है, जिसमें संघीय अधिकारियों की कानूनी क्षमता। संघीय अधिकारी यदि कोई अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर काम करते हैं तो ऐसे मामलों की सुनवाई प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसको दिया गया है। इसी प्रकार से रेलवे प्रशासन से संबंधित और करारोपण के मामलों से संबंधित मामले भी इसको सुनने का अधिकार है। ये तीन मामले प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसको दिए गए। अब आता है संवैधानिक मामला। संवैधानिक मामलों के अंतर्गत संघ राज्यों के क्षेत्राधिकार के बारे में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, संघ राज्य मतलब संघीय सरकार और केंद्र की सरकार के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर के यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यहाँ पर मामला पेश किया जा सकता है। और दूसरी चीज, केंद्रों के कानूनों पर पुनरावलोकन। इसे संघीय संविधान के विरुद्ध निर्मित कानूनों पर न्याय पुनरावलोकन नहीं किया गया है। मतलब जिस संविधान का हम आज अध्ययन कर रहे हैं उस संविधान के विरुद्ध यदि संघीय सभा कानून बनाती है तो उसके विरुद्ध इसको न्याय पुनरावलोकन नहीं दिया गया है। लेकिन इस संघीय संविधान के विरुद्ध यदि कोई कैंटन की सरकार कोई कानून बनाती है तो कैंटनों की उस कानून पर इस संघीय न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार दिया गया है। जिस प्रकार से अमेरिका में, भारत में या जिन जिन देशों में न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है, यहाँ पर वे संघीय संविधान के विरुद्ध यदि ऐसे कानून बनते हैं तो कानून पर सुनवाई करती है और उसको अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत इस संघीय न्यायालय को संघीय सभा के कानूनों के विरुद्ध न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है। ये है स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका या संघीय न्यायाधिकरण। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यद्यपि न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है, यद्यपि उनकी योग्यता राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता की योग्यता है, यद्यपि उनका कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन व्यवहार में यहाँ पर ईमानदार और नेक व्यक्ति ही न्यायाधीश के पद पर निर्वाचित होते हैं। इनके निर्वाचन में किसी प्रकार की राजनीति नहीं। 6 वर्ष का कार्यकाल के दुनिया को दिखाने के लिए है, यदि उनका कार्य संतोषजनक है तो इनका पुनर्निर्वाचन होते रहता है। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से भारत या इंग्लैंड या अमेरिका में न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है, ठीक इसी प्रकार से इसे भी हम स्वतंत्र न्यायपालिका की श्रेणी में रख सकते हैं, भले ही न्यायाधीशों का निर्वाचन होता है। यह है स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था। अब दूसरे छोटे से चैप्टर पर विचार करें, वह है स्विट्जरलैंड में कानून बनाने की पद्धति क्या है। देखिए, सबसे पहले प्रथम वाचन। संघीय सभा को कानून बनाने का अधिकार है और संघीय सभा खुद होकर के विधेयक तैयार कर सकती है, पेश कर सकती है। जरूरत पड़े तो संघीय सभा प्रस्ताव पारित करके संघीय परिषद से कह सकती है कि वह अमुक विषय पर विधेयक बनाकर पेश करे। तो संघीय परिषद संघीय सभा की इच्छा के अनुसार विधेयक बना करके सदन में पेश करती है। सदन में उस पर विचार होता है और उसको पारित किया जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार से विधेयक पेश किए जा सकते हैं। एक, संघीय सभा के सदस्य स्वयं विधेयक बनाकर पेश कर सकते हैं और
संघीय परिषद के सदस्य भी यहाँ पर विधेयक बनाकर पेश करते हैं। प्रायः संघीय परिषद के द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो जब प्रथम वाचन शुरू होता है, प्रथम वाचन में केवल विधेयक को पेश किया जाता है और विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों को बांट दी जाती हैं। प्रथम वाचन खत्म। उसके बाद उस विधेयक को नंबर 2 है समिति अवस्था। विधेयक को किसी स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है। सदन की स्थायी समितियां बनी रहती हैं। इन स्थायी समितियों के पास इस स्थायी समिति के पास विधेयक को भेज दिया जाता है। समिति उस विधेयक पर बहुत ही गहराई से विचार करती है और विचार करके अच्छी तरह से विचार करने के बाद वह सदन को अपना प्रतिवेदन देती है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है प्रतिवेदन स्तर, द्वितीय वाचन। दोनों एक साथ होते हैं यहाँ पर। तो समिति ने जो रिपोर्ट दिया विधेयक के बारे में, उस रिपोर्ट पर यहाँ पर सदन में चर्चा होती है। सदन में विधेयक की प्रत्येक धारा पर, प्रत्येक वाक्य पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, मतदान की मांग की जा सकती है। जब पूरे विधेयक पर अच्छी तरह से विचार हो जाता है तो जिन जिन विधेयकों पर मतदान, विधेयक के जिन जिन व्यवस्थाओं पर, धाराओं पर मतदान हुआ, पारित हुआ, उन चीजों को सम्मिलित किया जाता है, बाकी चीजों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन के अंतर्गत पूरे विधेयक को एक बार पढ़कर सुना दिया जाता है। विधेयक में जो कोई ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हुआ तो उसको ठीक कर दिया जाता है और उसके बाद अंतिम रूप में मतदान होता है। इस स्तर पर सदन उस विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन इस स्तर पर संशोधन नहीं किए जा सकते। इसके बाद वह सदन यदि पारित कर दिया तो सदन का अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। केवल बजट परंपरा के अनुसार प्रथम सदन में पेश किया जाता है। तो अब जब विधेयक दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में भी इन्हीं स्तरों से होते हुए वो विधेयक गुजरेगा। तो यदि दोनों दूसरे सदन में पास कर दिया तो आगे नंबर 6 पर आ जाएगा। यदि मान लीजिए दोनों सदनों में मतभेद हो गया, मतलब एक सदन ने पारित किया, दूसरा सदन ने पारित नहीं किया, या कुछ संशोधन प्रस्तावित किए, तो दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनाई जाती है। यह पद्धति अमेरिका में है। वह समिति जिसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं, मतभेद के विषय पर विचार करते हैं, विचार करके रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर यदि दोनों सदनों में सहमति हो गई तो विधेयक अगले पड़ाव में आएगा 6वें नंबर पर। यदि मान लीजिए दोनों सदनों में मतभेद बना रहा फिर भी, तो एक नई संयुक्त समिति बनाई जाती है। नई संयुक्त समिति मतलब जिसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं, तो नई संयुक्त समिति उस मतभेद के मुद्दे पर फिर विचार करेगी। यदि फिर भी उसकी रिपोर्ट के आधार पर मतभेद बना रहा तो विधेयक को भी रद्द कर दिया जाता है। यही स्थिति अमेरिका में। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों की कानून बनाने की पद्धति एक समान है। इसके बाद नंबर 6वें पर आता है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। संघीय परिषद का अध्यक्ष संघीय सभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर करने के साथ ही कानून लागू हो जाता है। एक उल्लेखनीय बात यह है कि संघीय सभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता या पार्लियामेंट वीटो नहीं कर सकता, उसे हस्ताक्षर करना ही होता है। यह है स्विट्जरलैंड में कानून बनाने की प्रक्रिया। अब देखें संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। स्विट्जरलैंड वैसे दुनिया के सभी देशों में जहां कहीं भी लिखित संविधान है, उस लिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जरूर किया जाता है, क्योंकि संविधान एक निश्चित समय में निर्मित की गई एक डॉक्यूमेंट होती है, प्रणीत होता है। एक निश्चित समय में उसका निर्माण किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलते जाती हैं, संविधान को उसके अनुरूप ढलना जरूरी होता है। यदि संविधान अपनी जगह पर अटल रहा और देश आगे प्रगति कर रहा है और संविधान अपने आप को यदि उस परिस्थिति को के ऊपर ढाल नहीं पाया,
तो फिर संविधान कैसे चलेगा? संविधान को बदलना पड़ेगा। लेकिन संविधान बार बार बदलने की चीज नहीं है। तो संविधान में संशोधन करके उसे युगानुकूल और परिस्थिति के अनुकूल ढाला जाता है, बनाया जाता है। तो प्रत्येक लिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अवश्य ही किया जाता है। देखें स्विट्जरलैंड में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। स्विट्जरलैंड में संशोधन के 3 स्तर हैं। पहला स्तर संसद के दोनों सदन, संघीय सभा के दोनों सदन, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद दोनों पास करेंगे। पास करने के बाद उसे कैंटनों के पास भेजा जाएगा, राज्य सरकारों के पास। आधे से अधिक कैंटनों की विधानमंडलों के द्वारा वह जब पारित हो जाएगा तब फिर उसे जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। जनमत संग्रह मतलब जनता वोट डाल करके उस विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में वोट देती है, अपनी राय जाहिर करती है। तो यदि जनमत संग्रह पारित हो गया तब जाकर के संशोधन होगा। यदि मान ये क्रम बदल भी जाता है, संघीय सभा ने संशोधन विधेयक पास किया, उसको सीधे जनमत संग्रह के लिए रख दिया जाता है। जनमत संग्रह में यदि वह पारित हो गया तो कैंटनों की सरकारें उसको पास कर देती है। और इस प्रकार से जब तीनों स्तर में बहुमत मिल जाता है तब फिर संशोधन होता है, अन्यथा नहीं। स्विट्जरलैंड के संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में एक उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ पर 2 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। एक पूर्ण संशोधन, दूसरा आंशिक संशोधन। पूर्ण संशोधन का मतलब है संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन, मतलब बड़े पैमाने पर परिवर्तन या संशोधन, उसको पूर्ण संशोधन किया कहा जाता है। जैसे 1864 में 1848 में जो संविधान बना था, उस संविधान को 1874 में पूर्ण रूप से संशोधित करके फिर लागू किया गया। वही संविधान अभी लागू चल रहा है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रावधान है। दूसरा आंशिक संशोधन, संविधान की किसी एक भाग या एक चीज के बारे में कोई संशोधन करना होता है तो उसे आंशिक संशोधन करते हैं। दुनिया के सभी देशों में ये आंशिक संशोधन का नियम है। स्विट्जरलैंड में दोनों प्रकार के संशोधन का प्रावधान है। दूसरी चीज जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के लिए प्रत्येक संशोधन विधेयक को रखना अनिवार्य है। जब तक जनमत संग्रह के माध्यम से संशोधन विधेयक को स्वीकृति नहीं मिलती तब तक कोई संशोधन पारित नहीं हो सकता। तो होता क्या है, एक मतपत्र मतदाताओं को दिया जाता है, मतदाता वोट डालने जाते हैं। उस विधेयक के पक्ष में यदि हैं तो हाँ में वोट डालते हैं, यदि उसके विरुद्ध है तो ना में वोट डालते हैं। यदि जनमत संग्रह में बहुमत का समर्थन विधेयक को मिला तब जाकर के संशोधन होगा, अन्यथा नहीं। तो जनमत संग्रह में जनता की भूमिका यहां पर स्वीकार की गई। तीसरी चीज उपक्रम या प्रस्तावाधिकार। उपक्रम का मतलब होता है पहल करना। जैसे भारत में जनता को पहल करने का अधिकार नहीं संशोधन के लिए, जैसे राज्यों की विधानसभाओं को भी पहल करने का अधिकार नहीं है। मतलब संघीय हमारे देश के संविधान का संशोधन तब होगा जब संसद में इस प्रकार का संशोधन विधेयक पास होगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में संशोधन में आम जनता को भूमिका दी गई। यदि 50,000 नागरिक संशोधन की मांग करें, यदि 50,000 नागरिक संशोधन की मांग करें तो संघीय सभा के दोनों सदन उस पर विचार करेंगे, विचार करके उसको पास करेंगे। उसके बाद फिर उसे जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। जनमत संग्रह में यदि पारित हो गया तो उसे कैंटनों के पास भेजा जाएगा। जब जनमत संग्रह में पारित हो गया तो कैंटनों के द्वारा उसको अस्वीकार करने का प्रश्न ही उठता। जब आधे से अधिक कैंटनों की सरकारें या विधानसभाएं उसको पारित कर देती हैं तब संशोधन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि 50,000 नागरिक संशोधन की मांग करें, संघीय सभा के दोनों सदन उस पर विचार करते हैं, यदि मान लीजिए
संघीय सभा सोचती है कि नहीं, इस पर संशोधन नहीं होना चाहिए, इस विषय पर या ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए, संसद ये सोचती है, तो चूंकि जनता से अनुरोध आया है, इसलिए उस विधेयक को जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। जनमत संग्रह में यदि पारित नहीं हुआ, मतलब बहुमत नहीं मिला, तो विधेयक वहीं खत्म हो गया। यदि मान लीजिए जनमत संग्रह में विधेयक पारित हो गया, बहुमत का समर्थन मिल गया, तो संघीय सभा के दोनों सदन उसको स्वीकृत कर देते हैं, बहुमत से पास कर देते हैं, और फिर कैंटोनों की स्वीकृति मिल जाने के बाद संशोधन हो जाता है, अन्यथा नहीं होगा। यदि मान लीजिए संशोधन विधेयक पेश हुआ, एक सदन ने पास कर दिया, दूसरा सदन ने पास नहीं किया, और उसे जनमत संग्रह के लिए रखा गया, जनमत संग्रह में यदि विधेयक पास हो गया, संशोधन विधेयक यदि पास हो गया, तो संघीय सभा के दोनों सदनों को भंग कर दिया जाता है। इसे रिपीट करता हूं, यदि मान लीजिए संशोधन विधेयक को एक सदन ने पास किया, दूसरा सदन ने पास नहीं किया, उस पर जनमत संग्रह लिया जाता है। यदि जनमत संग्रह में विधेयक पास हो गया, तो संघीय सभा को भंग कर दिया जाता है और दोनों सदनों का नया निर्वाचन होता है। नवगठित संघीय सभा के दोनों सदन उस विधेयक पर विचार करके उसको पास करते हैं, और कैंटोनों की स्वीकृति लेने के बाद संशोधन स्वीकृत मान लिया जाता है। ये है कैंटोनों की स्वीकृति, सदनों में मतभेद, इन सब की चर्चा हो गई, और इस ढंग से स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन होता है। अभी तक लगभग 65-67 संशोधन हो चुके हैं, और स्विट्जरलैंड का संविधान दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सैद्धांतिक तौर पर बहुत कठिन मालूम होता है, लेकिन उतना कठिन नहीं है जितना कि यह दिखता है। तो दुनिया के अन्य किसी भी देश में जनता की राय नहीं ली जाती, स्विट्जरलैंड में जनता की राय ली जाती, मतलब वहां के नागरिक किसी संशोधन विधेयक को स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकते हैं। यह है स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगले व्याख्यान में देखेंगे स्विस संविधान का मूल तत्व, जो अभी तक दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं पाया जाता, उसे हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। तो अगले व्याख्यान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पर चर्चा होगी। आपको धन्यवाद।